हाय डे स्टूडेंट्स, मेरे यूट्यूब चैनल स्वामी मनोज केमिस्ट्री में आपका वेलकम है। आज के लेक्चर में हम सम बेसिक कंसेप्ट इन केमिस्ट्री क्लास 11 के फर्स्ट चैप्टर केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर का लास्ट लेक्चर लेके आया हूँ मैं। इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो नेक्स्ट चैप्टर का होगा, विच इज स्ट्रक्चर ऑफ एटम और एटॉमिक स्ट्रक्चर। अभी तक जो सम बेसिक इन केमिस्ट्री के अंदर जो चल रहा है ये बेसिक है, सब कुछ बेसिक है जो 11th और 12th दोनों में काम आता है। इंजीनियरिंग और मेडिकल की सभी एग्जाम्स, IIT, जेई, मेंस एडवांस, नीट, यूजी, जिपमर, KVPY, NTSC सभी एग्जाम्स के लिए जो फर्स्ट चैप्टर था बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप मेरी सभी वीडियोस देखें, जितने भी लेक्चर की वीडियो मैंने बनाई है इस चैप्टर के लिए वो सभी आप देखें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन दबा लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। नोटिफिकेशन के साथ साथ आपको वीडियोस मिलेंगे, लेक्चर मिलेंगे। अगर आपको लाइक हो तो आप सब्सक्राइब कर लें। जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें एटॉमिक स्ट्रक्चर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंस रखता है पूरी केमिस्ट्री की नॉलेज के लिए, पूरी केमिस्ट्री को जानने के लिए, जो कि उसका बेसिक और सबसे पहला चैप्टर है। सम बेसिक कंसेप्ट में तो छोटे छोटे टॉपिक्स आ गए, लेकिन उसमें कंप्लीट एटॉमिक स्ट्रक्चर को हम एक्सप्लेन करेंगे और समझेंगे कि एटम्स होते क्या है, किन किन पार्टिकल्स से बने हुए होते हैं, कम्बिनेशन कैसे होता है, अरेंजमेंट कैसे होता है पार्टिकल्स का उनके बीच में, इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट या उसकी बिल्डिंग क्या है, डिस्कवरी कैसे हुई है उनकी, सभी पॉइंट्स पे हम नेक्स्ट चैप्टर के लिए डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट जो चैप्टर है वो स्ट्रक्चर ऑफ एटम, जो आपको नेक्स्ट लेक्चर में मिल जाएगा। आज मैं लास्ट टॉपिक की बात कर रहा हूँ, सम बेसिक कंसेप्ट। जो पिछला लेक्चर था उसमें मैंने रेडॉक्स रिएक्शंस का जिक्र किया था और उनमें मैंने एन फैक्टर बता दिया था आपको कि एन फैक्टर होता क्या है रेडॉक्स में। द चेंजिंग इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ वन मोल ऑफ रिएक्टेंट इज कॉल्ड एन फैक्टर ऑफ रिएक्टेंट। लेकिन आज उसी के साथ में दूसरा रिलेटेड टॉपिक है जो कि रिडॉक्स टाइप की ही रिएक्शन होती है, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शंस। डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शंस वैसी रिएक्शन होती हैं जिनमें एक ही टाइप का एलिमेंट ऑक्सीडाइज भी होता है और रिड्यूस भी होता है। आज मैं उनका डिस्कस करूंगा और उनके एन फैक्टर को हम कैसे कंसिडर करते हैं ये मैं बताऊंगा। तो मैं बात कर रहा हूं आज डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शंस की। Disproportionation reactions. The reaction in which one type of element undergoes oxidation as well as a reduction simultaneously एक साथ ऑक्सीडेशन भी होता है उसका और रिडक्शन भी होता है एंड कन्वर्ट इनटू मोर देन वन टाइप्स ऑफ डिफरेंट कंपाउंड्स। different compound or molecules is called disproportionation. And it is redox reaction. और ये redox reaction होती है। For example, सपोज करो कि आपके पास H2O2 है, हाइड्रोजन परऑक्साइड है। इसमें अगर हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर देखें तो मैंने पिछले लेक्चर में बता रखा है कि हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे +1 है। इंडिविजुअली हाइड्रोजन के लिए मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, +1 है एक हाइड्रोजन का, सेकंड हाइड्रोजन का भी +1 है।
ऑक्सीजन यहाँ पे पेरोक्साइड की फॉर्म में, और पेरोक्साइड के अंदर ऑक्सीजन का -1 होता है, यानी पेरोक्साइड के अंदर ऑक्सीजन का कितना है -1, इस ऑक्सीजन का भी -1 है, और दूसरी ऑक्सीजन जो 2 ऑक्सीजन के एटम्स हैं उन दोनों का ऑक्सीडेशन नंबर -1 है। जैसे ये डिकम्पोजिशन होगा इसका, देन इट कन्वर्ट इनटू H2O एंड हाफ ऑफ O2, तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर तो वही है +1 एंड +1, क्योंकि हाइड्रोजन जब नॉन मेटल के साथ कंबाइंड होता है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा ही +1 होता है। ऑक्सीजन के केस में अगर यहाँ पे देखें तो वाटर के अंदर ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 हो गया, और O2 के अंदर ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर 0 हो गया, यानी कि दोनों ऑक्सीजन -1 में थी, एक ऑक्सीजन -1 से -2 में चली गई, और एक ऑक्सीजन -1 से 0 में आ गई। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि -1 से -2 में चली गई, इसका मतलब ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हुआ तो यहाँ पे रिडक्शन हो गया, और -1 से ये 0 में आ गई, इसका मतलब ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हुआ तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन। तो एक ही टाइप का एलिमेंट है ऑक्सीजन, उसका इस रिएक्शन में रिडक्शन भी हो रहा है और ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, इसलिए इट इज कॉल्ड डिस्प्रोपोर्शनेशन। इस रिएक्शन को हम नाम देंगे डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। और इस रिएक्शन में डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूलर कंपाउंड बने हैं, इसमें ऑक्सीजन -2 में है, इस ऑक्सीजन में 0 में है। हम ये कह सकते हैं कि देयर इज डिस्प्रोपोर्शनेशन ऑफ H2O2, ये H2O2 का डिस्प्रोपोर्शनेशन है। और भी एग्जांपल ले सकते हैं, एक्वस सॉल्यूशन में जो Cu+ आयन होता है, इट इज Q+ आयन, Cu+ आयन जिसमें +1 चार्ज होता है उसको हम Q+ आयन नाम देते हैं, जिसमें +2 चार्ज होता है उसको हम Q+ आयन देते हैं। एक्वस सॉल्यूशन में होता क्या है कि Cu+1 अनस्टेबल होता है, जैसे इसको हम वाटर में डालते हैं इट कन्वर्ट इनटू Cu+2 + Cu, दो Cu+1 थे, ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे +1 है, दोनों ही पाई की, और यहाँ पे Cu का कॉपर का +2 हो गया और यहाँ पे कॉपर का 0 हो गया। इंडिविजुअल एलिमेंट अगर प्रेजेंट है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है। तो यहाँ से यहाँ तक तो क्या हो गया ऑक्सीडेशन, और यहाँ से यहाँ तक क्या हो चुका है रिडक्शन। क्यों? क्योंकि इसमें तो ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हुआ है और इसमें ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हुआ है। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि Cu+ का डिस्प्रोपोर्शनेशन है। एग्जैक्टली हुआ क्या है, एक्वस सॉल्यूशन में Cu+1 स्टेबल नहीं होता। क्यों नहीं होता ये आगे आ जाएगा, क्योंकि Cu+1 के अंदर एक इलेक्ट्रॉन की डोनेशन के लिए जो आयनेशन एंथैल्पी होती है उसकी वैल्यू कम होती है, इसलिए तुरंत सेकेंड इलेक्ट्रॉन वहां से निकल जाता है। तो ये आगे आ जाएगा Cu+ और Cu+, दो आयन थे आपके पास, दो आयन है, इनमें से क्या हुआ कि एक आयन ने एक आयन को इलेक्ट्रॉन दे दिया, इसने इसको इलेक्ट्रॉन दिया, तो जिसने इलेक्ट्रॉन दिया which convert into Cu+2, और जिसने इलेक्ट्रॉन लिया which convert into Cu। तो जिसने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट पे आ रहा हूं, जो इलेक्ट्रॉन डोनर है उसका ऑक्सीडेशन हो गया, और वो एक रिडक्टेंट है, जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो एक रिडक्टेंट होता है और रिड्यूसिंग एजेंट भी है, और जिसका रिडक्शन हुआ इसका हो गया रिडक्शन, क्योंकि +1 से 0 में चला गया, और रिडक्शन की वजह से ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी हो गया, ऑक्सीडेंट हो गया। ऑक्सीडेंट है या फिर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो यहाँ पे एक का तो रिडक्शन हो गया और एक का क्या हो गया ऑक्सीडेशन हो चुका है। इट इज डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। और भी एग्जांपल ले सकते हैं, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल की बात कर रहा हूं मैं, जो कि जनरली एग्जाम्स के अंदर पूछा जाता है, चाहे वो मेडिकल का एग्जाम हो, चाहे वो इंजीनियरिंग का एग्जाम हो, चाहे KVQI हो, NTSC हो, जनरली वो एग्जाम्पल पूछे जाते हैं, जो कि किस पर डिपेंड करते हैं, जब किसी हम बेस को या किसी नॉन मेटल को, जैसे नॉन मेटल आपके पास क्लोरीन, इसको हम किसी स्ट्रॉन्ग बेस में डिप करते हैं, NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी ले सकते हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी ले सकते हैं। नॉन मेटल को जब हम किसी स्ट्रॉन्ग बेस में डिप करते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस के एक्वस सॉल्यूशन में हम उसको डिप करते हैं, तो जो नॉन मेटल होती है वो डिस्प्रोपोर्शनेशन शो करती है, वो रिड्यूस भी होती है और ऑक्सीडाइज भी होती है। यानी कि डाइल्यूट, अगर NaOH का सॉल्यूशन हमने डाइल्यूट लिया है और मीडियम कोल्ड लिया है,
ठंडे के अंदर और डाइल्यूट सॉल्यूशन के अंदर अगर क्लोरीन के NaOH के साथ हम ट्रीट करवाते हैं, देन इट कन्वर्ट इनटू NaCl प्लस NaOCl प्लस H2। ये एक रिएक्शन होती है। रिएक्शन को बैलेंस नहीं किया मैंने। यहाँ पे जो क्लोरीन था उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 था, 2 क्लोरीन है यहाँ पे, दोनों में से एक का भी 0 है और दूसरे का भी कितना है, 0 है। दोनों क्लोरीन इधर शिफ्ट हो चुकी है, हालांकि ये बैलेंस नहीं है तो 2 नहीं है। मैं ये बात कर रहा हूँ कि कुछ क्लोरीन ऐसी हैं जो Cl इस फॉर्म में चलेगी, कुछ क्लोरीन ऐसी हैं जो इस फॉर्म में चलेगी। जो क्लोरीन यहाँ से यहाँ गई तो यहाँ पे क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 है, क्योंकि सोडियम का +1 होता है, फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है सोडियम। यहाँ पे सोडियम का +1 है, इसका -2 है तो इसका +1 हो जाएगा। क्लोरीन का हम निकाल लेंगे एल्जेब्रिकल सम से। सोडियम का +1, ऑक्सीजन का -2, देन नेट बचा -1 को सेटिस्फाई करने के लिए एक क्लोरीन का कितना होगा, +1। यानी 2 क्लोरीन है, ये NaCl वाली क्लोरीन -1 में है और ये क्लोरीन +1 में। तो इस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक क्या हुआ, 0 से -1 देन रिडक्शन, और 0 से ये चला गया +1 देन ऑक्सीडेशन। दैट इज डिस्प्रोपोर्शनेशन। इसी टाइप से क्लोरीन का ही जब NaOH के साथ नॉन मेटल को, किसी भी नॉन मेटल को जब हम बेस के साथ ट्रीट करते हैं तो उसका डिस्प्रोपोर्शनेशन होता है। अगर हम कंसंट्रेट मीडियम लेते हैं, यहाँ डाइल्यूट लिया था मैंने, और हॉट मीडियम लेते हैं, यहाँ पे कोल्ड मीडियम लिया था। NaOH का हम कंसंट्रेट सॉल्यूशन लेते हैं और मीडियम को कैसे लेते हैं, हॉट। तो उस कंडीशन में ये डिस्प्रोपोर्शनेशन से एक तो कन्वर्ट होती है NaCl में और एक कन्वर्ट होती है NaClO3 में और प्लस में वाटर बनता है। तो यहाँ पे क्या बता सकता हूँ कि क्लोरीन यहाँ तो 0 में था, यहाँ पे -1 में आ गया, और यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो +5 में आ जाएगा। कैलकुलेट कर लेना, यहाँ पे किस में आ जाएगा, +5 में। तो यहाँ से यहाँ तक इसमें क्या हुआ, रिडक्शन, और यहाँ से यहाँ तक इसमें ऑक्सीडेशन हुआ। इनके ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साइमल्टेनियसली चल रहा है, इसलिए क्लोरीन का इस रिएक्शन के अंदर भी क्या हुआ, डिस्प्रोपोर्शनेशन। तो यहाँ पे मैं कंप्लीटली कह सकता हूँ कि कोई भी नॉन मेटल स्ट्रॉन्ग बेस की प्रेजेंस में डिफरेंट मीडियम में डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट देगी, और जो डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट होंगे उनमें एक में उसका ऑक्सीडेशन हो चुका होगा, एक में उसका रिडक्शन हो चुका होगा। जनरली एग्जांपल हम फास्फोरस का भी दे सकते हैं। फास्फोरस P4 नॉन मेटल है ये भी। जैसे इसकी हम वही स्ट्रॉन्ग बेस के साथ ट्रीट करवाते हैं तो नॉन मेटल डिस्प्रोपोर्शनेट होती है। एक्वस सॉल्यूशन कंसंट्रेट और हॉट मीडियम के अंदर इसको ट्रीट करवाते हैं, देन इट कन्वर्ट इनटू फॉस्फीन PS3 प्लस NaH2CO2 और प्लस में H2। डिस्प्रोपोर्शनेशन में वाटर बनेगा ही बनेगा। नॉन मेटल के डिस्प्रोपोर्शनेशन में रिएक्शन को मैंने बैलेंस नहीं लिया है। यहाँ पे मैं ले रहा हूँ उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, 4 फास्फोरस है, चारों का 0 है, सबका इंडिविजुअली रिप्रेजेंट किया मैंने। यहाँ पे फास्फोरस हाइड्रोजन नॉन मेटल के साथ जुड़ी हुई तो हाइड्रोजन का प्लस है, और फास्फोरस का यहाँ पे माइनस है, -3। इसी टाइप से यहाँ पे अगर फास्फोरस का कैलकुलेट करें तो सपोज दैट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फास्फोरस इज X। फास्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर कितना यूज कर लिया मैंने, X। देन सोडियम का कितना होता है, +1, प्लस हाइड्रोजन का +1 होता है तो 2 हाइड्रोजन है तो 2 हो गया, प्लस में फास्फोरस का X यूज कर लिया, प्लस में ऑक्सीजन का -2 होता है और मल्टीप्लाई में 2 है, और नेट पे चार्ज 0 है। नेट पे चार्ज कितना है, 0। देन इट इज 3 + x - 4 व्हिच इज 0। देन x इज -1 इधर आ जाएगा, उधर जाके +1 हो जाएगा। देन x इज +1। देन वी कैन से दैट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फास्फोरस इन NaH2PO2 इज +1। यहाँ से यहाँ तक रिडक्शन फास्फोरस का, और यहाँ से यहाँ तक फास्फोरस का ऑक्सीडेशन हो चुका है। देन वी कैन से दैट फास्फोरस P4 disproportionate with sodium hydroxide concentrate and hot medium, with sodium hydroxide solution in concentrate and hot medium and converted into phosphine। ये गैस है, अमोनिया जैसी है, फॉस्फीन गैस है। अमोनिया NH3 होता है, PS3 है, और सोडियम हाइपोफॉस्फाइड बनता है और वाटर बनता है। तो डिस्प्रोपोर्शनेशन ही हो गया। कहने का मतलब ये है कि डिस्प्रोपोर्शनेशन एक ऐसी रिएक्शन होती है जिसके अंदर एक ही टाइप के एलिमेंट का एक ही साथ या उसी रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी होता है
और रिडक्शन भी होता है। मींस ऑल डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शंस आर रिडॉक्स रिएक्शंस, सभी डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शंस रिडॉक्स होती हैं। अब हम बात करते हैं इनमें एन फैक्टर, क्योंकि हमें इक्विवेलेंट वेट निकालना है और इक्विवेलेंट वेट किसका इक्वल होता है, मॉलिक्यूलर वेट। अगर एटॉमिक केस है, मॉलिक्यूलर केस है तो मॉलिक्यूलर वेट, एटॉमिक केस है तो एटॉमिक वेट, और आयनिक केस है तो आयनिक वेट डिवाइडेड बाय एन फैक्टर। और एन फैक्टर यहाँ पे वैलेंसी फैक्टर है, इससे हम उसका इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट कर लेंगे। और इक्विवेलेंट कंसेप्ट के अंदर ही रेडॉक्स रिएक्शंस में या डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन में हम इनका एन फैक्टर कैलकुलेट करते हैं। सपोज करो कि ए एक एलिमेंट है, एक रिएक्शन में ये ए प्लस एक्स में कन्वर्ट हो गया और एक रिएक्शन में ये ए माइनस वाई में कन्वर्ट हो गया। तो ये तो जीरो में था, यहां से यहां तक इसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन, और यहां से यहां तक किसका हो गया, क्या हो गया, रिडक्शन। तो यहां से यहां तक का जो चेंज आया विच इज N1 सपोज करो, चेंजिंग इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मोल, वही एन फैक्टर की तरह जो पिछले लेक्चर में मैंने बताया कि एक मोल के लिए एन फैक्टर वो होता है जो कि उसका कितना चेंज है ऑक्सीडेशन नंबर का एक मोल के लिए, विच इज सपोज करो N1, और यहां से यहां तक का जो चेंज है विच इज 1 फॉर 1 मोल इट इज N2, देन एन फैक्टर 1/n, रिजल्टेंट जो एन फैक्टर होगा which is 1/n, this is equal to 1/n1 plus 1/n। इस फॉर्मूले से हम रिजल्टेंट एन फैक्टर को कंसीडर करेंगे। देन एन फैक्टर किसके इक्वल आ जाएगा यहाँ पे, n which is equal to n1 n2 divided by n1 plus n2। ये रिजल्टेंट उसका एन फैक्टर यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर मैं एग्जांपल की बात करूँ यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल ये ले सकता है डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन में, जिससे मैंने पहली रिएक्शन बताई H2O2 इट कन्वर्ट इनटू H2O प्लस हाफ ऑफ O2, तो हमें रिएक्टेंट का एक मोल यूज करना है। तो मैं यहाँ पे उसी टाइप से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ कि H2O2 कन्वर्ट इनटू H2O एज वेल एज O2, हाफ O2 और O2 कुछ भी ले रहे हैं हम, नंबर ऑफ मोल्स से हमें कोई लेना देना नहीं है, प्रोडक्ट के कितने मोल्स बन रहे हैं उससे हमें कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर -1 था और यहाँ पे इसका -2 है, यहाँ पे इसका -1 है और यहाँ पे इसका कितना है, 0 है। तो यहाँ से यहाँ तक का जो चेंज है N1 वो कितना हो गया, -1 से -2 चला गया, तो एक का चेंज है, लेकिन एक मोल के अंदर 2 ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन प्रेजेंट इन 1 मोल, एक मोल के अंदर 2 ऑक्सीजन है, देन चेंज इज 2। इसी टाइप से यहाँ से यहाँ तक का चेंज कितना हुआ, N2, एक का चेंज हुआ, -1 से 0 में गया है तो एक का ही चेंज हुआ, लेकिन 2 के लिए N2 भी कितना हो गया, 2। देन व्हाट द रिजल्टेंट एन फैक्टर, दिस इज इक्वल टू N1 N2 डिवाइड बाय N1 प्लस N2, दिस इज इक्वल टू 2 into 2 डिवाइड बाय 2 प्लस 2, दिस इज 1। तो यहाँ पे इस रिएक्शन में हम कह सकते हैं कि इस रिएक्शन में जो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है इसमें H2O2 का इक्विवेलेंट वेट दिस इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ दिस 34, ये मॉलिक्यूलर वेट है, डिवाइड बाय एन फैक्टर इज 1। मैंने आपको H2O2 जब एसिड की तरह ट्रीट होता है तो एन फैक्टर 2 बताया है, एक्वस सॉल्यूशन में इसका एन फैक्टर 2 होता है, लेकिन जब ये रिडॉक्स रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करता है तो एन फैक्टर कितना यूज हुआ है इसका, 1 यहाँ पे। देन मॉलिक्यूलर वेट है इसका 34, एन फैक्टर है 1, देन इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट हियर, यहाँ पे इसका इक्विवेलेंट वेट मॉलिक्यूलर वेट के इक्वल होगा। तो रिएक्शन पे डिपेंड करेगा कि इक्विवेलेंट वेट क्या होगा किसी रिएक्शन का या किसी रिएक्टेंट का। सेकंड एग्जांपल ले रहा हूं मैं, एक रिएक्शन अभी मैंने आपको बताई कि क्लोरीन की NaOH के साथ ट्रीट करवाया हमने, देन इट कन्वर्ट इनटू NaCl प्लस NaOCl प्लस H2O, कौन से मीडियम में, डाइल्यूट और कोल्ड मीडियम में। तो क्लोरीन डिस्प्रोपोर्शनेट हुआ है, एक पे कन्वर्ट हुआ है NaCl में और एक कन्वर्ट हुआ है NaOCl में। ये 0 से यहाँ पे चला गया -1 में, ये 0 से यहाँ पे चला गया +1 में। यहाँ से यहाँ तक का जो चेंज है N1 विच इज एक का चेंज है 0 से -1 में गया, लेकिन 2 क्लोरीन है एक मोल के अंदर, देन चेंज इज 2।
यहाँ से यहाँ तक का चेंज देखें हम तो भी एक का ही चेंज है, चेंज कितने का है 1 का है, लेकिन क्लोरीन कितनी है 2 है, तो N2 भी कितना आ गया यहाँ पे 2, then N factor which is equal to N1 N2 divided by N1 plus N2 which is 2 into 2 divided by 2 plus 2 which is 1, N factor यहाँ पे 1 हो गया इस रिएक्शन में। तो इसका इक्विवेलेंट वेट हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाय 1 which is 71 divided by 1 means equivalent weight is equal to molecular weight in this reaction। इस रिएक्शन में क्लोरीन का इक्विवेलेंट वेट उसके मॉलिक्यूलर वेट के इक्वल होगा। नेक्स्ट रिएक्शन की बात करेंगे कि नेक्स्ट रिएक्शन में यही कंडीशन थी, उसमें भी हम NaOH की किसके साथ ट्रीटमेंट करवा रहे थे, NaOH के साथ Cl2 का ट्रीटमेंट, देन इट कन्वर्ट इनटू NaCl प्लस NaClO3 प्लस H2O। यहाँ पे मीडियम लिया था हमने कंसंट्रेट और हॉट, तो उस कंडीशन में क्लोरीन उनमें कन्वर्ट हो रहा है तो Cl2 कन्वर्ट इनटू NaCl and it also convert into NaClO3, then 0 to -1 and 0 to +5 change in this, यहाँ से यहाँ तक का जो चेंज होगा वो कितना है 2 का चेंज है, तो N1 is 2 why 2 क्योंकि एक का चेंज दिख रहा है आपको, दो मॉलिक्यूल एक मॉलिक्यूल में 2 क्लोरीन है तो चेंज हो गया 2 का। यहाँ से यहाँ तक का चेंज कितना का हो गया N2 which is equal to 5, 5 का तो है मल्टीप्लाई बाय 2 which is 10, एक मोल के अंदर 2 क्लोरीन है तो मल्टीप्लाई 2 कर दिया हमने 10, then what is N, N is equal to N1 N2 divided by N1 plus N2 which is equal to 10 into 2 divided by 10 plus 2, 10 into 2 divided by 10 plus 2 which is equal to 20 upon 12 which is equal to 5 by 3, N factor हो गया इसका 5 by 3। तो what the equivalent weight है, equivalent weight is equal to 71 divided by 5 by 3, N factor नीचे आता है तो 5 by 3 इस टाइप से रिप्रेजेंट कर दिया हमने, means equivalent weight is equal to 3m divided by 5 है, तो इक्विवेलेंट वेट हो गया। इससे पहले वाली रिएक्शन में इक्विवेलेंट वेट इसके मॉलिक्यूलर वेट के इक्वल था, लेकिन इसमें इक्विवेलेंट वेट चेंज हो गया है, तो रिएक्शन तो वही है लेकिन प्रोडक्ट डिफरेंट बन रहे हैं, तो ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज डिफरेंट आ रहा है और डिफरेंट चेंज आ रहा है तो N फैक्टर भी डिफरेंट होगा। फॉर एग्जांपल फॉस्फीन जो बनती है P4 से, P4 प्लस NaOH इट कन्वर्ट इनटू PS3 प्लस NaH2PO2 प्लस H2O। अभी मैंने आपको बता दिया कि फॉस्फीन डिस्प्रोपोर्शनेशन से एक तो फॉस्फीन में कन्वर्ट हो गया, फास्फोरस डिस्प्रोपोर्शनेशन से एक फॉस्फीन में कन्वर्ट हुआ, एक सोडियम हाइपोफॉस्फाइट में, यहाँ पे फॉस्फोरस 0 में था, यहाँ पे फॉस्फोरस -3 में, यहाँ पे फॉस्फोरस +1 में हम कैलकुलेट कर चुके हैं। यहाँ से यहाँ तक का चेंज 3 का तो दिख रहा है आपको, मल्टीप्लाई बाय 4 विच इज 12, क्योंकि एक मोल के अंदर 4 फॉस्फोरस है। यहाँ से यहाँ तक का चेंज 1 का तो दिख रहा है, मल्टीप्लाई 4 विच इज 4, देन इट इज N2 और N1 आ चुके हैं आपके पास, तो N फैक्टर आ जाएगा आपके पास N1 into N2 डिवाइड बाय N1 plus N2 which is equal to 12 into 4 divided by 12 plus 4 which is equal to 40 divided by 60 which is equal to 3, then N factor is 3, then equivalent weight which is equal to molecular weight divided by 3, यहाँ पे equivalent weight इसके molecular weight का 1/3 हो जाएगा इस रिएक्शन में। इसी टाइप से ऊपर का N फैक्टर मैं बात करूँ उसमें Cu plus undergoes Cu plus 2 plus Cu, कॉपर Cu plus 2 में चला गया और Cu में चला गया, यानी Cu plus 2 क्यूप्रस आयन थे, ये क्यूप्रिक आयन है और ये क्यूप्रस है। अस और एक, अगर एक ही एलिमेंट एक से ज्यादा टाइप के ऑक्सीडेशन नंबर एक्सप्रेस करता है या उनकी वैलेंसी एक्सप्रेस करता है या फिर उनके चार्ज एक्सप्रेस करता है अपनी आयनिक स्पीसीज में, तो उसके ऊपर हायर चार्ज जो प्रेजेंट होता है उसको हम X से और लो चार्ज प्रेजेंट होता है उसको हम अस से, OUS और IC से हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो कॉपर Cu+1 से Cu+2 में और Cu में कन्वर्ट होगा, यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर +1 है, यहाँ पे इसका +2 है, तो चेंज आ गया केवल एक का, यानी N1 आ गया यहाँ पे 1,
यहाँ पे इसका 0 है, चेंज आ गया केवल 1 का, तो n2 पे आ गया कितना 1, देन रिजल्टेंट n फैक्टर n1 into n2 divided by n1 plus n2 which is equal to 1 into 1 divided by 1 plus 1 which is 1/2। बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ यहाँ पे। n फैक्टर एक हो सकता है, एक से ज्यादा तक का, तो एग्जांपल अभी हमने दे दिया अभी तक, एक से ज्यादा हो सकता है n फैक्टर, इसलिए इक्विवेलेंट वेट और मॉलिक्यूलर वेट इक्वल भी हो सकते हैं और इक्विवेलेंट वेट मॉलिक्यूलर वेट से ज्यादा भी हो सकता है। लेकिन इस केस में इक्विवेलेंट वेट मॉलिक्यूलर वेट से कम होगा या एटॉमिक वेट से कम होगा, यानी कि यहाँ पे इक्विवेलेंट वेट विच इज इक्वल टू एटॉमिक वेट और आयनिक वेट डिवाइड बाय n फैक्टर हो जाएगा, और एटॉमिक वेट इसका हो जाता है एटॉमिक वेट 63.5 होता है कॉपर के लिए, डिवाइड बाय 1/2, देन इट इज 127, जो कि इसके एटॉमिक वेट या आयनिक वेट से भी ज्यादा है। यानी इक्विवेलेंट वेट कैन बी मोर देन एटॉमिक वेट और आयनिक वेट इन डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शंस। इक्विवेलेंट वेट कुछ भी हो सकता है, उसका कोई चैनल ये डिस्प्रोपोर्शनेशन, ये रेडॉक्स रिएक्शन ही है, समझ में आ गया होगा आपको। इसके बाद मैं एक नेक्स्ट टॉपिक की बात करता हूँ, इसके जस्ट बाद, कि मैटर को हम किस टाइप से डिवाइड करते हैं, और उसके साथ यहाँ पे ये फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इसके सभी क्वेश्चंस आप लोग कर लेना। जो अभी तक के वीडियोस के अंदर जितने क्वेश्चन मैंने दिए थे, जब मैं एटॉमिक स्ट्रक्चर का फर्स्ट वीडियो बनाऊंगा तो उसके लास्ट में उनके सबके सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। एटॉमिक स्ट्रक्चर का फर्स्ट वीडियो, मतलब पूरी एटॉमिक स्ट्रक्चर ही देखनी है, लेकिन फर्स्ट वीडियो आप देखोगे तो उसके जस्ट लास्ट में आपको उसके आंसर्स मिल जाएंगे। इसके बाद मैं बात कर रहा हूँ मैटर क्या होता है, किस टाइप से हमने उसको डिवाइड किया और किन किन पार्ट्स में उसको हम डिवाइड कर सकते हैं। बिल्कुल सिंपल सा है, छोटा ही टॉपिक है, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है। मैटर होता क्या है, सभी वो सब्सटेंस जिनके अंदर वेट होता है, जो कोई प्लेस या कोई जगह को ऑक्यूपाई कर पाते हैं, उनको हम मैटर नाम देते हैं। मीन्स एक मैटर है। मैटर क्यों है ये? क्योंकि इसके अंदर वेट है, ये कुछ मास रखता है और एक प्लेस को ऑक्यूपाई कर पा रहा है, इसलिए इसको हमने नाम दिया मैटर। यानी मैटर दो सब्सटेंसेस which have some mass and occupy some volume or place are called matter। उन सबको नाम देते हैं मैटर। सभी को अपने नाम दिया है मैटर। मैटर को क्लासीफाई हम दो टाइप से कर सकते हैं। क्लासीफाइड फिजिकल क्लासिफिकेशन से कर सकते हैं, और हम केमिकल क्लासिफिकेशन भी कर सकते हैं इसका। फिजिकल क्लासिफिकेशन में हमें पता है कि उनकी फिजिकल स्टेट के बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट मैटर की 3 स्टेट फिजिकल यूज करते हैं हम, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। केमिकल क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन, इसको भी हमने दो टाइप से डिवाइड किया है। एक तो प्योर सब्सटेंस और एक मिक्सचर। सॉलिड बहुत से एग्जांपल दे सकते हैं, उसकी डेफिनेशन में मैं आपको बताऊंगा, आप नोट कर लेना, उसके अकॉर्डिंग मैं लिखूंगा नहीं यहाँ पे। सॉलिड एग्जांपल तो हम खूब दे सकते हैं। सॉलिड की बात कर रहा हूँ, डेफिनेट, सेफ एंड वॉल्यूम। डेफिनेट, सेफ एंड वॉल्यूम।
डेफिनेट वॉल्यूम, indefinite shape, indefinite shape and volume, yes. तो इनके बारे में अभी डिस्कस करता हूँ आपसे। सॉलिड वे सब्सटेंस होते हैं, जैसे एक सॉलिड है, डेफिनेट शेप है इसकी, डेफिनेट वॉल्यूम है इसका। इसके साथ साथ इसके अंदर जो पार्टिकल्स होंगे, कंसिस्ट जो पार्टिकल हैं, मॉलिक्यूलर और एटॉमिक लेवल की बात कर रहा हूँ, पार्टिकल्स के बीच में डिस्टेंस कम है और अट्रैक्शन ज़्यादा है, रिजिड नेचर होती है, कंप्रेसिबल नहीं होते, इनको हम सॉलिड नाम देते हैं। एग्जाम्पल्स आप लिख लोगे, यानी कि डेफिनेशन को इस टाइप से नोट करोगे सॉलिड स्टेट की। कौन सी स्टेट होती है? द स्टेट ऑफ मैटर विच हैव डेफिनेट शेप, डेफिनेट वॉल्यूम, strong interparticle forces, least distance between them, are rigid, incompressible, are called solid. For example, all solid metals, chalk, ionic solids, crystalline solids, rubber, plastic, glass, quartz, बहुत से एग्जाम्पल इसका आप दे सकते हैं। इसके बाद लिक्विड स्टेट, डेफिनेट वॉल्यूम, इंडेफिनेट शेप। डेफिनेट वॉल्यूम है और इंडेफिनेट शेप है, इसके लिए आप क्या बताओगे? द स्टेट ऑफ मैटर विच हैव डेफिनेट वॉल्यूम बट इंडेफिनेट शेप, interparticle distance is greater than solids and less than gases, and interparticle forces is greater than gases and less than solids, having surface tension, specific properties की बात करता हूँ मैं, having surface tension, vapor pressure and viscosity, and these are fluid in nature. नेचर के अंदर ये फ्लूइड होते हैं, इनको हम फ्लूइड की कैटेगरी में रखते हैं। यानी सॉलिड जो होता है वो रिजिड होता है, लिक्विड और गैस फ्लूइड होते हैं। ये रिजिड है, ये दोनों फ्लूइड है। तो फ्लूइड है तो फ्लो की टेंडेंसी रखेगा, पार्टिकल्स मूव कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह, क्योंकि डिस्टेंस उनके बीच में ज़्यादा है और अट्रैक्शन कम है, इसलिए स्टेट को नाम देंगे लिक्विड स्टेट। एग्जाम्पल बहुत दे सकते हैं हम। फॉर एग्जाम्पल वाटर है, मिल्क भी लिक्विड स्टेट में है, कैरोसिन, ऑयल्स, डीजल, पेट्रोल, ये सब एग्जाम्पल हम इसके दे सकते हैं। अगर इसकी बात करें हम मेटल्स की, तो मरकरी, फ्रेंसियम, सीजियम, गैलियम, ये सभी मेटल्स। और नॉन मेटल्स की बात करें तो ब्रोमीन लिक्विड स्टेट में होती है। इस पर गैस की अगर बात करें तो गैसियस सब्सटेंस, द स्टेट ऑफ मैटर विच हैव इंडेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम, indefinite shape and volume, interparticle distance is very high, and interparticles forces are least, having specific character, diffusion, effusion, compressibility, इनको ये compressible है higher। जो ये होते हैं रिजिड है, ये दोनों कैसे हैं? फ्लूइड है, लेकिन ये रिजिड है तो कंप्रेसिबल नहीं है, इनकम्प्रेसिबल है, जबकि दोनों कैसे हैं? कंप्रेसिबल। जबकि लिक्विड स्टेट को हम कंप्रेस बहुत कम कर सकते हैं, लेकिन गैस स्टेट बहुत ज़्यादा कंप्रेसिबल है। तो कंप्रेसिबल है, उसके साथ साथ पार्टिकल्स के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, अट्रैक्शन होते हैं वो बहुत कम होते हैं। ये इनके एग्जांपल्स ले सकते हैं हम गैस के, कि जितने भी गैसेज हैं। अगर पीरियोडिक टेबल की बात करें तो पीरियोडिक टेबल पे रूम टेम्परेचर पे, पीरियोडिक टेबल के अंदर रूम टेम्परेचर पे 11 गैसेज हैं। कितनी गैसेज हैं? 11। हाइड्रोजन, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ये 11 गैसेज हैं जो कि रूम टेम्परेचर पे होती है। इसके अलावा कंबाइंड फॉर्म में कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, H2S, अमोनिया, फॉस्फीन, बहुत से एग्जाम्पल हम दे सकते हैं। उनकी स्टेट कौन सी? गैसेज स्टेट होती है। डिफ्यूजन, इफ्यूजन की स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होती है इनके अंदर। केमिकल क्लासिफिकेशन बेसिक ऑन केमिकल कंपोजिशन, कि एक सब्सटेंस आपको दिया हुआ है, उसकी कंपोजिशन क्या है। अगर वो प्योर है तो केवल सिमिलर एलिमेंट्स में बना हुआ होगा या सिमिलर मॉलिक्यूल्स से बना होगा। जैसे प्योर वाटर की बात करें तो सभी H2O, 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 H2O के पार्टिकल्स होंगे उसके अंदर, विच इज प्योर। और अगर हम केवल मेटल की बात करें, आयरन, तो आयरन अगर प्योर मेटल है तो सभी आयरन के पार्टिकल्स उसके अंदर होंगे, विच इज प्योर। मिक्सचर का मतलब है कि एक से ज्यादा कंपोनेंट या एलिमेंट से बना हुआ मिक्सचर।
फॉर एग्जाम्पल मिक्सचर का एग्जाम्पल मैं दे सकता हूँ, जैसे वाटर प्लस एल्कोहल, एल्कोहल और वाटर दोनों का मिक्सचर है तो एक सब्सटेंस बन गया, लिक्विड स्टेट में रहेगा वो, लेकिन कंपोजिशन उसकी अलग अलग होगी। जैसे मैं बात करूँ अलॉयज, जैसे ब्रास और ब्रॉन्ज अलॉयज हैं, कॉपर और जिंक से बना हुआ है, कॉपर और जिंक से जो ब्रास बना हुआ है उसके अंदर कॉपर भी प्रेजेंट है और जिंक भी, तो विच इज मिक्सचर। फॉर एग्जाम्पल चॉक एंड NaCl दोनों को मिक्स करके पाउडर बना के मैंने रख दिया, तो विच इज मिक्सचर। अब मिक्सचर के अंदर क्या होगा कि दो कंपोनेंट रहेंगे, इसमें क्या है सिमिलर कंपोनेंट होंगे। फॉर एग्जाम्पल वाटर, फॉर एग्जाम्पल आयरन, फॉर एग्जाम्पल NaCl, सिमिलर कंपोनेंट्स है, प्योर है। मिक्सचर को हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं, होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस। होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस, होमोजीनियस जिसमें यूनिफॉर्मली अरेंज्ड रहते हैं और हेटेरोजीनियस जिसमें यूनिफॉर्मली अरेंजमेंट नहीं होता। फॉर एग्जांपल यूनिफॉर्मली अरेंजमेंट का एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, NaCl वाटर, NaCl को वाटर के अंदर हमने डिसॉल्व कर लिया। अब डिसॉल्व कर लिया तो डिसॉल्व करने के बाद हम देखेंगे कि जो मिक्सचर बनेगा उस मिक्सचर के अंदर यूनिफॉर्मली अरेंज रहेगा NaCl भी और वाटर भी, विच इज होमोजीनियस। हेटेरोजीनियस फॉर एग्जांपल मिल्क, मिल्क हेटेरोजीनियस है क्योंकि मिल्क के अंदर वाटर भी है और फैट भी है, जबकि फैट वाटर सोल्यूबल नहीं होती, इसलिए यूनिफॉर्मली अरेंजमेंट उन दोनों का नहीं रहेगा, लेकिन वो एक मिक्सचर होगा, इसलिए कैसा मिक्सचर हो गया वो हेटेरोजीनियस। मिक्सचर एक से ज्यादा कंपोनेंट से बना हुआ होता है और जिनको हम फिजिकली या केमिकली सेपरेट भी कर सकते हैं, लेकिन प्योर सब्सटेंस सिमिलर कंपोनेंट से बना हुआ होता है, इसलिए उनको हम फिजिकली या केमिकली सेपरेट नहीं कर सकते। हम उसको ब्रेक करके हाफ हाफ कर सकते हैं, वो अलग चीज़ है, लेकिन वहाँ पे कोई दो कंपोनेंट ही है नहीं है तो उनको अलग करने की जरूरत नहीं है। ये था मैटर। यहाँ पे आपका सम बेसिक कंसेप्ट इन केमिस्ट्री कंप्लीट हो गया। कंप्लीट आपका होमवर्क होना चाहिए और नेक्स्ट लेक्चर के लिए इंतजार कीजिएगा, कल अपलोड हो जाएगा एटॉमिक स्ट्रक्चर लेक्चर फर्स्ट। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है एटॉमिक स्ट्रक्चर, सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत बेसिक और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। थैंक यू।